दिस इज 92.7 बिग एफएम और मैं हूं अन्नू कपूर। मैं जहां तुमको बुलाता हूं वहां तक आओ, मैं जहां तुमको बुलाता हूं वहां तक आओ, मेरी नजरों से गुजर कर दिलो जां तक आओ, छोड़कर वहम गुमा हुस्न यकीन तक पहुंचो, छोड़कर वहम गुमा हुस्न यकीन तक पहुंचो, पर यकीन से भी कभी वहम गुमा तक आओ, मैं जहां तुमको बुलाता हूं वहां तक आओ। आपको फिर से उस हसीन सफर पर ले चलने के लिए आ गया हूं मैं, जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, जिसे आप सुन सकते हैं सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सबसे पहले जिक्र उन दिलचस्प वाकयों का जो आज मैं रास्ते में आपको सुनाता चलूंगा। आज की पहली स्टोरी है शम्मी कपूर की। बात करूंगा शूटिंग के दौरान घटी एक हसीन दुर्घटना की। फिल्म थी रेल का डब्बा। दूसरी स्टोरी है महमूद की तंग हाली की। माली हालत ठीक नहीं थी, ऐसे में उनके घर में एक नए मेहमान की आमद हुई। अस्पताल का बिल देने के भी पैसे नहीं थे। कैसे चुकाया जा सका ये बिल, ये खुलासा भी होगा आज। इसके बाद होगा हमारा रेगुलर सेगमेंट दिल ने फिर याद किया। आज याद करेंगे अभिनेता ओम प्रकाश को। एक और स्टोरी होगी अशोक कुमार और भूतग्रस्त बंगले की। अशोक कुमार खंडाला में एक बंगले में रुके। लोगों ने उन्हें इस भूतिया बंगले में रुकने से मना किया, पर अशोक कुमार नहीं माने। पूरी स्टोरी बताऊंगा आज की महफिल में। आखिरी स्टोरी होगी फिल्म देवदास की। जब पहली बार देवदास को पर्दे पर उतारने का विचार आया तो लेखक शरद चंद्र चैटर्जी की पहली प्रतिक्रिया क्या थी, यह राज भी खुलेगा आज। और लिसनर्स क्वेश्चन में होगा हमारे 92.7 के लिसनर का सवाल, जिसमें पूछा गया है साहिर लुधियानवी और ओपी नैयर ने किन किन फिल्मों में साथ काम किया। तो सफर को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। साल 1952। शम्मी कपूर की हीरो के रूप में पहली फिल्म जीवन ज्योति अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि उन्होंने दूसरी फिल्म साइन कर ली, जिसका टाइटल था रेल का डिब्बा। डायरेक्टर थे पीएन अरोड़ा और हीरोइन थी मधुबाला। मधुबाला उम्र में शम्मी कपूर से छोटी थी, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में सीनियर थी। शम्मी कपूर अपने पिता के साथ थिएटर करते रहे थे। इससे पहले जीवन ज्योति में महेश कौल जैसे बड़े निर्देशक के साथ काम कर रहे थे, इसलिए उनका आत्मविश्वास बिल्कुल सही था और सही पॉइंट पे था। पर रेल का डिब्बा के पहले ही शॉट में शम्मी कपूर मधुबाला को देखकर अपना होश गवा बैठे। शम्मी उनके हसीन चेहरे से नजरें ही नहीं हटा पाए। अब जैसे जैसे शूटिंग आगे बढ़ती गई, शम्मी कपूर मधुबाला के जादू से मोहित होते चले गए। शम्मी कपूर कहते हैं, जब मैं उसकी तरफ देखता तो बस खो जाता। उसे सामने देखकर मेरी जबान सूख जाती और मैं डायलॉग भूल जाता। मधुबाला भी समझ गई और धीरे धीरे उन्होंने शम्मी कपूर के साथ सहयोग करना, एडजस्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन शम्मी कपूर कहते हैं कि वो मधुबाला के इश्क में गिरफ्तार हो चुके थे। उन्होंने बताया कि मैंने अपनी जिंदगी में इतनी खूबसूरत औरत कभी नहीं देखी। वो प्यार में पागल हो चुके थे और उन्होंने तय कर लिया कि वो जल्द ही अपने प्यार का इजहार कर देंगे। मधुबाला का नशा उनके दिमाग पे इस कदर हावी था कि एक रात वो शूटिंग से जब घर लौटे तो माताजी की गोद में सर रखकर फूट फूट कर रो उठे। देर तक रोते रहे और मां से कहा, मैं मधुबाला से शादी करना चाहता हूं। मैं यहां 92.7 बिग एफएम के अपने प्यारे श्रोताओं को बता देना चाहता हूं कि ये वो वक्त था जब गैर मजहबी शादी को आसानी से मान्यता नहीं मिलती थी। मां ने समझाया कि बेटा, हम हिंदू हैं, वो मुसलमान, ये नहीं हो सकता। और फिर उन दिनों मधुबाला और दिलीप कुमार के इश्क के चर्चे भी चल चुके थे। शम्मी कपूर ने बड़ी मुश्किल से अपने दिल को समझाया और इस तरह शम्मी कपूर का इश्क
इजहार से पहले ही खत्म हो गया। महमूद और उनके परिवार के शुरुआती दौर में उनकी आर्थिक परेशानियों की चर्चा इस प्रोग्राम में पहले भी की जा चुकी है। ब्रेक के बाद बताऊंगा कि उनके पहले बेटे के जन्म के वक्त क्या परेशानी आई और कैसे हल किया उस परेशानी को। आप सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, केवल 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। बाप से झगड़े की वजह से महमूद ने घर छोड़ दिया था। उनके पास कोई काम भी नहीं था। मीना कुमारी की बहन मधु से शादी हो चुकी थी और अब परिवार बढ़ने वाला था। मधु उम्मीद से थी। घर में नए मेहमान की आमद की खुशी तो थी, पर साथ ही फिक्र भी थी कि बच्चे के जन्म और पालन पोषण के लिए पैसा कहां से आएगा। मधु को जब लेबर पेन शुरू हुआ तब घर में एक भी पैसा नहीं था, पर महमूद और उनकी मां, जिन्हें वो बीमा कहा करते थे, इस बात को सबके सामने जाहिर करना नहीं चाहती थी। इसलिए सरकारी अस्पताल की बजाय प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती करवाना तय हुआ। आखिर सुपरस्टार मीना कुमारी की बहन की डिलीवरी का मामला था, इसलिए प्राइवेट रूम बुक किया गया। हालांकि इस प्राइवेट रूम का खर्चा महमूद की औकात से बाहर था। मधु को एडमिट करवाने के बाद कमरे से बाहर आकर बीमा ने महमूद से कहा, जब तुम पैदा होने वाले थे तो मैंने खुदा से मांगा था कि मुझे बेटा देना। तुम भी खुदा से दुआ करो कि बेटा ही हो। महमूद बोले, अभी मुझे फिक्र इसकी नहीं है कि लड़का हो या लड़की, मुझे फिक्र है इस बात की कि अस्पताल का बिल कैसे चुकाऊंगा। 14 जून 1954 को महमूद के पहले बेटे का जन्म हुआ। नाम रखा गया मसूद अली। प्यार से सब उसे पक्की कहने लगे। नन्हे मेहमान के आने से घर में मानो नई खुशियां आ गई हों, पर महमूद चिंतित थे कि जब अस्पताल से डिस्चार्ज होने का वक्त आएगा तब पैसे कहां से आएंगे। जिस दिन मधु को अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली थी, उस दिन अस्पताल में मीना कुमारी अपने भांजे को देखने आई। हिंदुस्तानी तहजीब के मुताबिक मीना कुमारी ने भांजे की मुंह दिखाई के तौर पर 100 रुपए मधु के हाथ में रख दिए और थोड़ी देर बाद वहां से चली गई। मीना कुमारी के जाते ही महमूद ने ये 100 रुपए लिए और पहुंच गए सीधे अस्पताल के कैश काउंटर पर और अस्पताल का बिल चुकाकर अपनी पत्नी और बच्चे को रिलीज करवाया हॉस्पिटल से। मैं 92.7 के अपने लिसनर्स को बताना चाहूंगा कि हमें यह भी जानकारी मिली है कि उस वक्त प्राइवेट नर्सिंग होम के प्राइवेट रूम का अस्पताल का कुल टोटल बिल हुआ था 30 रुपए। और आयरनी देखिए, महमूद साहब के पास ये 30 रुपए भी नहीं थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किन कठिन परिस्थितियों से लड़कर महमूद ने अपना मुकाम बनाया। वो मुकाम जो हर कलाकार को आसानी से नसीब नहीं होता। ऐसे जीवट, ऐसी जिजीविशा और ऐसे पुरुषार्थ को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। पेश खिदमत है सेगमेंट दिल ने फिर याद किया, और आज दिल याद करेगा प्रसिद्ध अभिनेता, निर्माता, निर्देशक श्री ओम प्रकाश को। बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, केवल 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। दिलीप कुमार के साथ आजाद, राज कपूर के साथ सरगम, अशोक कुमार के साथ हावड़ा ब्रिज और देवानंद के साथ तेरे घर के सामने, किशोर कुमार और महमूद के साथ पड़ोसन, और अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र के साथ चुपके चुपके। इन सभी फिल्मों में इन कलाकारों के बीच में अपनी अदाकारी के दम पर अपनी खास पहचान बनाने वाले कलाकार का नाम ओम प्रकाश, पूरी इंडस्ट्री के ओम अंकल। ओम प्रकाश का जन्म 19 दिसंबर 1919 को जम्मू में हुआ था। पूरा नाम था ओम प्रकाश छिब्बर। बचपन से ही संगीत, नाटक का शौक। जब 12 साल के थे तो शास्त्रीय संगीत की बाकायदा तालीम लेनी शुरू कर दी
1937 में उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो ज्वाइन कर लिया, जहां उन्हें मिलने लगे 25 रुपया प्रतिमाह। उनका एक कार्यक्रम लाहौर और पूरे पंजाब में बहुत लोकप्रिय हो गया था। इस रेडियो प्रोग्राम में वो फतेहदीन नाम का एक रोल किया करते थे, इसलिए उनकी पहचान फतेहदीन नाम से ही हो गई। एक बार लाहौर में एक शादी में वो लोगों का मनोरंजन कर रहे थे। प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक दलसुख पंचोली ने उन्हें देख लिया और उसके बाद बुलाया अपने ऑफिस, और इस तरह ओम प्रकाश को पहला ब्रेक मिला। फिल्म का नाम था दासी, और इसके लिए उन्हें मेहनताना मिला 80 रुपए प्रतिमाह। हालांकि इससे पहले ओम प्रकाश एक साइलेंट फिल्म में काम कर चुके थे, शरीफ बदमाश, पर यह दासी में उन्हें बड़ा ब्रेक मिला था। इसके बाद पंचोली की ही धमकी और आई बहार ने ओम प्रकाश को अच्छी खासी पहचान दिला दी। बंटवारे के बाद वो पहले दिल्ली और फिर बंबई आ गए, जहां कुछ संघर्ष के बाद फिल्म लखपति में उन्हें विलन का रोल मिला और फिर रास्ता खुलता चला गया। उन्होंने जो भी रोल निभाया उसमें जान डाल दी। कुछ खास फिल्में मैं 92.7 बिग एफएम के श्रोताओं को याद दिला देता हूं। बुढ़ा मिल गया, जंजीर, चुपके चुपके, प्यार किए जा, पड़ोसन, साधु और शैतान, जूली, शराबी, नमक हलाल और न जाने कितनी फिल्में। ओम प्रकाश जी ने कुछ फिल्में भी प्रोड्यूस की थी। ये थी 1958 की गेटवे ऑफ इंडिया और कन्हैया, 1961 की संजोग और 1965 की जहां आरा। कन्हैया फिल्म में उन्होंने लेखन और निर्देशन भी किया था। ओम प्रकाश जी जिंदा दिल इंसान थे और थे यार बाश, यारों के यार। उनकी पत्नी का देहांत उनसे पहले ही हो गया था। स्वयं की अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए छोटे भाई बख्शी राम प्रकाश छिब्बर के 5 बच्चों को ही स्वयं की संतान समझा। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताने और रमी खेलने के लिए उन्होंने रूपतारा स्टूडियो में एक ऑफिस भी ले रखा था, जिसे उन्होंने बाद में चेंबूर के यूनियन पार्क में अपने घर में शिफ्ट कर लिया था। दिल का दौरा पड़ने के कारण 21 फरवरी 1998 को श्री ओम प्रकाश जी का निधन हो गया। श्रद्धा सुमन, श्रद्धांजलि, खिराज अकीदत, याद, स्मृति पुष्प सब भेंट करता हूं ओम अंकल की स्मृति में। आप भूत प्रेत पर यकीन करते हैं? नहीं, अशोक कुमार भी नहीं करते थे, पर एक रात उनका ऐसे ही साये से सामना हो गया। पूरी कहानी सुनाऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। अशोक कुमार की पत्नी शोभा जी कुछ दिनों के लिए गई थी पुणे। इस बीच 2-3 दिन अशोक कुमार भी फ्री थे, इसलिए दोनों ने सोचा कि एक साथ छुट्टी बिताई जाए। तो दोनों ने यह तय किया कि दोनों खंडाला में मिल लें और फिर साथ में टाइम बिताएं। तो साहब अशोक कुमार पहले खंडाला पहुंच गए और धर्मपत्नी शोभा जी को अगले दिन पहुंचना था। अब हुआ यह कि खंडाला में रुकने के लिए कोई अच्छी जगह का प्रबंध नहीं हो सका। केवल एक बंगला खाली था, जीजी भाई हाउस। पर इस बंगले से सब कन्नी काटते थे, क्योंकि कहा जाता था कि इस बंगले में भूत है। जब अशोक कुमार को बंगले के नौकर ने यह बात बताई तो अशोक कुमार ने कहा कि मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। लोगों ने भी अशोक कुमार को सलाह दी कि वो यहां ना रुके, पर दादा मुनि उर्फ अशोक कुमार नहीं माने और उन्होंने बंगला किराए पर ले लिया। रात को नौकर आया, अपने किसी दोस्त के पास चला गया। बंगले में रह गए सिर्फ अशोक कुमार, अकेले अशोक कुमार। रात का अंधेरा गहराने लगा था। कोई आवाज नहीं, सिर्फ सन्नाटे की आवाज। कोई साया नहीं, केवल वहम का साया। तभी बाहर से एक औरत के चिल्लाने की आवाज आई। अशोक कुमार बाहर भागे। बाहर झांक कर देखा, वो औरत अपनी कार के पास खड़ी होकर अपने ड्राइवर के साथ झगड़ा कर रही थी। जब उसने अशोक कुमार को देखा तो बोली कि उनकी कार खराब हो गई है और कार के कार्बोरेटर के लिए पानी चाहिए।
अशोक कुमार ने शालीनता से उस महिला को अंदर बुलाया और एक बोतल में पानी दे दिया। ड्राइवर कार ठीक करने चला गया। औरत बरामदे में बैठकर ड्राइवर का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद ड्राइवर आया और बोला कि कार तो चल नहीं रही है, ठीक नहीं हो रही है, कोई इंतजाम करना पड़ेगा। इतना कहकर दोनों बाहर चले गए। उनके जाने के बाद अशोक कुमार ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और सोने चले गए। थोड़ी देर में नींद के झोंके आ गए। कुछ देर में एक आवाज ने उन्हें जगा दिया। एक आदमी के चिल्लाने की आवाज आई, साहब साहब ओ साहब। अशोक कुमार ने देखा कि बरामदे में कोई नहीं है। आवाज बाहर से आ रही थी, इसलिए अशोक कुमार बाहर गए। देखा एक आदमी जमीन के पास पड़ा कराह रहा था। उसका गला कटा हुआ और अंतिम सांसें ले रहा था वो। और कुछ ही देर में उस आदमी ने वहीं दम तोड़ दिया। अशोक कुमार ने सोचा कि अब कुछ नहीं कर सकता मैं, पुलिस को कैसे इन्फॉर्म करूं। सवेरे का इंतजार करने लगे। सवेरे आया नौकर। अशोक कुमार ने उसे सारी घटना सुनाई। अब नौकर ने जो कहा वो सुनकर अशोक कुमार के चौंकने की बारी थी। नौकर ने कहा कि बाहर तो कोई कार नहीं है और ना ही उस वक्त थी जब मैं आया था। अब अशोक कुमार पुलिस स्टेशन गए और सारी घटना पुलिस वालों को बताई। इंस्पेक्टर को कहा तो इंस्पेक्टर बोला, कहीं आप जीजी भाई हाउस में तो नहीं ठहरे हुए हैं? अशोक कुमार का मुंह देखने लायक था। उन्होंने हामी में सर हिला दिया, जी हां वहीं ठहरा हूं। तब पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया कि आप जिस घटना की बात कर रहे हैं वो 14 साल पुरानी है। तब एक औरत ने एक आदमी की हत्या कर दी थी और खुद भाग गई थी। थोड़ी दूर जाकर वो औरत भी कार एक्सीडेंट में मारी गई। बस अशोक कुमार पुलिस वालों का चेहरा ही देखते रहे। भारतीय साहित्यकारों में शरत चंद्र चैटर्जी एक ऐसे साहित्यकार लेखक हैं जिनकी कहानियों पर सबसे ज्यादा फिल्में बनी हैं, बंगला में हो या हिंदी में। लेकिन जब देवदास पर फिल्म बनाने की बात आई तब शरद बाबू ने कैसे रिएक्ट किया बताऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। प्रसिद्ध बंगाली लेखक, साहित्यकार, उपन्यासकार शरत चंद्र चैटर्जी की बहुत सी कहानियों पर फिल्में बनी हैं। जानकारी मिली है कि सबसे पहले उनकी कहानी आधारे आलो पर 1923 में एक साइलेंट फिल्म बनी थी। उसके बाद उनकी कहानियों पर जो बंगाली फिल्में बनी उनमें प्रमुख हैं मेजो दीदी, दर्पचूर्ण और नवविधान। उनकी कहानी श्रीकांत पर बहुत सी बंगाली फिल्में बनी थी। न्यू थिएटर्स के संस्थापक बीएन सरकार शरत चंद्र चैटर्जी के उपन्यास देवदास को हिंदी और बंगाली में एक साथ बनाना चाहते थे। इसके लिए वो निर्देशक पीसी बरुआ को लेकर शरद बाबू से मिलने गए। बीएन सरकार ने शरद बाबू के सामने अपना प्रस्ताव रखा और उनकी परमिशन चाहिए। हालांकि शरद बाबू की कहानियों पर पहले भी फिल्में बनी थी, पर देवदास को लेकर वो बहुत पॉजिटिव थे। उन्होंने साफ मना कर दिया। वो बोले, मेरा देवदास बहुत भावुक है, पर्दे पर इसे उतारना आसान नहीं है, इसलिए मैं इसकी परमिशन नहीं दे सकता। मेरे और बहुत से उपन्यास हैं, उनमें से कोई भी एक चुन लो। बीएन सरकार और पीसी बरुआ ने प्रार्थना की कि वो अपने फैसले पर दोबारा विचार कर लें। शरद बाबू ने फिर पूछा कि देवदास के रोल में आप किसे लेना चाहते हैं। शरद बाबू को बताया गया, हम देवदास के रोल में केएल सहगल को लेना चाहते हैं और आपसे मिलवा भी देंगे। दोनों को मिलवाया गया। सहगल से मिलने के बाद शरद बाबू आश्वस्त हो गए कि सहगल देवदास के अंदर छुपे प्रेम और पीड़ा और मीमांसा को बहुत अच्छी तरह से चित्रपट पर व्यक्त कर पाएंगे। इसके बाद शरद बाबू ने न सिर्फ फिल्म बनाने की इजाजत दे दी, बल्कि फिल्म के निर्माण में भी रुचि लेना शुरू कर दिया। और इस तरह 1935 में पहली बार
देवदास हिंदी फिल्म के दर्शकों के सामने आई। संतोष कुमार जी ने रांची से पूछा है कि ओपी नैयर और साहिर लुधियानवी ने एक साथ किन किन फिल्मों में काम किया है। सवाल का जवाब दूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। रांची से श्री संतोष कुमार ने पूछा है कि साहिर लुधियानवी और ओपी नैयर ने किन किन फिल्मों में काम किया है। तो खोजबीन करने में पता चला कि बहुत ज्यादा साथ में काम नहीं किया है। केवल 2 साल यानी 1957 और 1958 में इन दोनों ने साथ साथ काम किया। और हमारी जानकारी के अनुसार केवल 5 फिल्मों में ही ये दोनों साथ थे। 1957 में इन दोनों की 3 फिल्में आईं, जिसमें एक थी तुमसा नहीं देखा। फिल्म में यूं तो मजरू सुल्तानपुरी के गीत थे, पर फिल्म का टाइटल सॉन्ग यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं तुमसा नहीं देखा साहिर लुधियानवी ने लिखा था। 1957 की ही नया दौर साहिर के गीत और ओपी नैयर के संगीत के जादू से सजी फिल्म है, जिसका जादू आज भी कायम है। 1957 में ही आई किशोर साहू अभिनीत बड़े सरकार। 1958 में इन दोनों की पार्टनरशिप में 2 फिल्में आईं। एक थी 12 o'clock। इस फिल्म में भी 2 गीतकार थे, मजरू सुल्तानपुरी और साहिर लुधियानवी। 7 गानों में से 5 गाने मजरू ने और 2 गाने साहिर ने लिखे थे। साहिर और ओपी नैयर की जोड़ी की आखिरी फिल्म थी 1958 की सोने की चिड़िया। इस फिल्म के 9 गानों में से 8 गाने साहिर ने लिखे थे और यहां भी साथ थे मजरू, जिन्होंने 1 गाना लिखा था। इसके बाद साहिर लुधियानवी और ओपी नैयर के एक साथ काम करने का कोई उल्लेख हमें तो नहीं मिल पाया है। अगर आप में से किसी श्रोता के पास इस तरह की कोई जानकारी उपलब्ध हो तो कृपया हमारे साथ जरूर इस ज्ञान को बांटें। उम्मीद करता हूं कि हमारा जवाब आपको मुतमईन कर गया होगा। मैं तो आप सबके लिए एक ही प्रार्थना करता हूं, सबके लिए 6 शब्दों की प्रार्थना है कि मुझे हर हाल में खुश रखना, मुझे हर हाल में खुश रखना। 6 शब्दों की प्रार्थना अगर फलित हो गई तो फिर किसी बात की कोई फिक्र नहीं। आप सबके लिए यही दुआएं हैं। चलता हूं। सलाम, प्रणाम, हालेलुया, अल्लाह हाफिज। जय राम जी की, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, वंदे मातरम। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।